गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आज से 10th क्लास की हिस्ट्री शुरू करेंगे। जैसे न्यू ईयर है, और जो बच्चे अभी 10th में होंगे, जिन्होंने बोर्ड का एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर, उनके लिए शुरुआत से सिलेबस शुरू करेंगे एसएसटी का। और पर्पज हिस्ट्री का है। हिस्ट्री को शुरू करने का क्या पर्पज है, ये मैं अभी बताऊंगा। इसके साथ साथ किस हिसाब से हमारा हमेशा ध्यान ये रहा है कि बच्चा यूपीएससी को क्वालिफाई करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ये उद्देश्य है, जिनका ये एम है कि वो यूपीएससी के लिए तैयारी करें। और आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाना अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद, सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि भाई आप 10th तक की जो एसएसटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनको पढ़ के आना। फिर आपको पता चलेगा कि यार एसएसटी, ये एनसीईआरटी 10 तक की पूछी जाती है यहाँ पर, तो कैसे यूपीएससी में आपकी बुक से पूछा जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट को यूपीएससी चेक करती है फिर अपने एग्जाम में डालती है। तो इसके दो बेनिफिट हैं क्लास के। एक तो अपना बोर्ड एग्जाम होगा, और साथ में एक फाउंडेशन बनेगी आपको, जो यूपीएससी या कोई अदर स्टेट पीसीएस है, उसको क्वालिफाई करने में आपका एक फाउंडेशन बनाएगी। यही फाउंडेशन हमेशा से काम आता रहेगा, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, इस फाउंडेशन के बगैर वो पॉसिबल नहीं होगी। तो वो बच्चे जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में उनको कंपटीशन के लिए भी तैयार करना अपने आप को, तो वो क्लासेस को जरूर देखें। हर क्लास आपको कैसे रेडी रहना क्लास के लिए, एक कॉपी पेन रख के, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो सिर्फ उसको सुनना है, पेन को कॉपी में रख दो और उसको सुनो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो कोशिश करो उसको नोट डाउन कर ले। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमें, जब आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो अपने स्कूल में कंपटीशन, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन, फिर स्टेट में, फिर पूरे देश में। और एक बात और भी ध्यान रखनी है, लाखों स्कूल हैं पूरे भारत में, और हर स्कूल से अगर आप सिर्फ टॉपर निकाल लो 1 2 3, तो लाखों की संख्या में टॉपर होंगे। हो सकता हो 50 लाख हो हर साल। अब 10th का ही लगा लो, मान के चलो 20 लाख स्कूल हैं, तो 1 2 3 ही 60 लाख हो गए टोटल एक साल के अंदर। और फिर पूरे देश में एक साल के अंदर कितनी वैकेंसी निकलती है उनको देख लो। तो कंपटीशन है, नो डाउट। बट इसी कंपटीशन को फेस करके कुछ बच्चे सिलेक्शन पाते हैं। वो कैसे तैयारी करते होंगे? पढ़ते तो वो भी यही किताब है, फिर वो कैसे क्वालिफाई करते हैं चीजों के लिए। अगर उस कंपटीशन के लिए आपको तैयार होना है तो क्लासेस को बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा। आप है ना, एक वर्ड को भी नहीं छोड़ोगे, कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, हिस्ट्री से क्यों शुरू करते हैं? देखिए, जो अपनी हिस्ट्री होती है ना, मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ा है, किसने कैसे पढ़ा है, बुक से रट्टे लगाए हैं या खुद आपने पढ़ा है बुक्स को, मुझे इस बारे में नहीं ज्ञान। बट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे कि जी कॉन्सेप्ट, ये चीजें तो साइंस के लिए होती हैं। नहीं, हिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट है। अगर उन कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ है तो हिस्ट्री महज एक फैक्ट नहीं है कि भी दिस इज ए सेट ऑफ फैक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है।
कॉन्सेप्ट को पकड़ो, फैक्ट उसके साथ साथ हो लेंगे। आप किस सब्जेक्ट में फैक्ट नहीं पढ़ते? मैथ्स में नहीं पढ़ते, साइंस में नहीं पढ़ते, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह पे तो फैक्ट है। बायो में कितने फैक्ट हैं? तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, उससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं। हिस्ट्री फेवरेट होने का क्या कारण है, या हिस्ट्री से शुरुआत करने का क्या कारण है? क्योंकि दिस इज ए टाइम जर्नी। ध्यान देना भाई, ये एक समय की यात्रा है। कैसे मानव यहां तक पहुंचा है, कैसे आप यहां तक पहुंचे हो। हमेशा से चीजें ऐसी नहीं थी जैसी आज आपको सराउंडिंग में दिख रही हैं। हमेशा से ऐसे चुनाव नहीं होते थे जैसे आज प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी बनते हैं। हमेशा से ऐसी सोसाइटी नहीं थी जिसमें आप रहते हो। हमेशा से ऐसे परिवार भी नहीं थे। हमेशा से ऐसा खान पान, ऐसा पहनावा, अपने तीज त्योहार, ये सारी चीजें समय के साथ साथ हमारे जीवन में आई हैं। और हिस्ट्री एक जर्नी है। कहाँ से? जब मानव जीवन की उत्पत्ति होती है और फिर यहाँ तक की जर्नी। कैसे राज्य बने, कैसे गांव बने, कैसे नेशंस बने, समझे? कैसे गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट को बनाने के अलग अलग वेज रहे हैं समय के साथ साथ। भाई गवर्नमेंट के अलग अलग सिस्टम रहे हैं। कभी मोनार्की सिस्टम, भाई राजा राज करता है, कहीं पे डिक्टेटरशिप कि एक व्यक्ति का शासन है, कहीं पे डेमोक्रेसी जैसे अपने देश में। अगर मैं किसी भी घटना का जिक्र करूं, किसी भी घटना का जिक्र करूं, तो उस घटना का आज के आपके जीवन पे, प्रेजेंट में भी उस पे कुछ न कुछ इफेक्ट है। उस इंसिडेंट का हमारे आज के जीवन में भी रोल है। बात क्लियर है? तो दिस इज ए टाइम जर्नी, दिस इज यूर स्टोरी। आप है ना खुद को वहां पे कंसीडर करना। मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, तो आप ये सोचना, आप उस टाइम पे फ्रांस के नागरिक हैं, फ्रांस में रहते हैं, और तब चीजों को कंसीडर करके देखना। मैं अपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा कि भारत ने कैसे आजादी प्राप्त करी, तो आप खुद को वहां रख के देखना, समझे? मैं उस युग के बारे में बताऊंगा जब बुक्स नहीं थी, प्रिंट कल्चर नहीं था, तो आप वहां पे अपने आप को रख के देखना भी, ये मान के चलना भी किताबें नहीं है तो कैसे काम होता होगा। ठीक है? जो इंसिडेंट हम पढ़ेंगे वहां पे खुद को स्टेब्लिश करके आपको देखना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग वे होगा, और ये आपके साथ है ना, मतलब आप खुद फील करोगे कि वी आर गोइंग थ्रू ए टाइम जर्नी। और एक चीज हिस्ट्री की ये डेफिनेशन है, एक ये हिस्ट्री है ना, इसकी एक और डेफिनेशन ध्यान रखें, पास्ट ऑफ द प्रेजेंट। ये जो प्रेजेंट है ना, अभी जो चल रहा है, उसका ये पास्ट है हिस्ट्री। अब आप देखोगे, क्या हिस्ट्री में हमें सब कुछ पढ़ना है? जो कल घटित हुआ है अपने देश में, कल जो 27 को, अगर हम उसको भी लिखना शुरू कर दें तो वो भी इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा उसको, तो एक दिन की घटना भी हम याद नहीं रख सकते। और हमें तो लाखों करोड़ों सालों के इतिहास को पढ़ना है। तो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या? कुछ इंसिडेंट्स, सारे इंसिडेंट नहीं, कुछ वो इंसिडेंट स्टडी करेंगे जिनका हमारे प्रेजेंट पे इफेक्ट है और जो हमारे फ्यूचर को भी इन्फ्लुएंस करने वाली हैं। हम ये घटना नहीं पढ़ेंगे कि भाई ये जो आदमी है यहाँ पे, ये देखो, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ये कौन है, इसका जीवन कैसा था, ये गरीब था, अमीर था, संत था, साधु था, कितने बच्चे थे, नहीं। हम एक उस घटना का जिक्र करेंगे जिसका प्रभाव उस समय पे रहा है, प्रेजेंट में है, और फिर वो फ्यूचर में भी उसकी पॉसिबिलिटी है। हम हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं? देखिए, दिस इज एन इंट्रोडक्शन क्लास।
मैं सिर्फ आपको इन विचारों से बाहर निकालना चाहता हूँ कि हिस्ट्री को आप मैजिक सब्जेक्ट ना लें, मैजिक सेट ऑफ फैक्ट्स ना लें कि भाई इसमें तो सिर्फ फैक्ट पढ़ने हैं, ये काफ़ी बोरिंग है। आप इसको फील करिए, हम उस जर्नी को फील करेंगे, उसको जिएंगे साथ साथ में। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आप वहाँ उस जगह पे उस टाइम पीरियड में खुद को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो हम वो इंसिडेंट पढ़ेंगे जिनका हमारे प्रेजेंट पे और हमारे फ्यूचर पे भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है। क्लियर है भाई? तो सारी चीजें नहीं पढ़ने। हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ, कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ, या स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, स्टडी ऑफ चेंज, कैसे चेंज हुआ है, कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ है, इन सब की स्टडी क्या है? हिस्ट्री। देखो, एक सिंपल सी बात देखें। आज के समय में जब किसी घर में बच्चा पैदा होने को होता है तो सब क्या उम्मीद करते हैं? लड़का होना चाहिए या लड़की? मोस्ट ऑफ द हाउसेज में क्या होगा, वो ये पसंद करेंगे कि भाई लड़का हो। ये विचार कहाँ से आया है? क्या पहले दिन जब हम आदि मानव के रूप में थे, क्या पहले दिन ऐसी फिलोसफी होगी? क्या पहले दिन भी ऐसा विचार होगा कि भी लड़की होनी चाहिए या लड़का होना चाहिए? तो ये कहाँ से आया है? आज लड़के शादी करने के बाद लड़की लड़के के घर पे जाती है, भाई लड़का क्यों नहीं जाता? क्या ये हमेशा से ऐसा रहा है? ये ऐसे नॉर्म्स क्यों बने हैं? मैं सिर्फ इन चीजों का एग्जाम्पल देके सिर्फ एक बात साबित करना चाहता हूं कि हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री है। ये इस हिस्ट्री में हम आपकी स्टडी कर रहे हैं। एक चीज मान लो, पुनर्जन्म। देखो, वी आर नॉट गोइंग इन टू द डेप्थ ऑफ दिस। हम पुनर्जन्म है या नहीं है इस चीज में नहीं, मान के चलो कि पुनर्जन्म होता है, तो आप हर जन्म में रहे हो इस धरती पे। हो सकता है पिछला जन्म जब आपका था तो उस टाइम पे हम अंग्रेजों के गुलाम होंगे। उससे पहले हो सकता है आप मुगल शासन में रहे हो। उससे पहले हो सकता है आप दिल्ली सल्तनत में रहे हो। उससे पहले हो सकता है भाई गुप्तों में, मौर्यों में। उससे पहले हो सकता है कि भाई आप जो वैदिक युग में भी रहे हो। उससे पहले हो सकता है आप हड़प्पन कल्चर में रहे हो। उससे पहले भी हो सकता है कि भाई आप जो आदि मानव थे उनमें भी आपका कोई जन्म रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जो भी इंसिडेंट हम पढ़ेंगे, ये मान लो हम हमारा वो जन्म वहां पे है। ठीक है, तो हिस्ट्री से शुरू करना है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको जो मैंने लिखा है। अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक के उसमें जाएंगे। ठीक है, द राइज, क्लास 10 से है। ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम के लिए फाउंडेशन बैच भी है ये। अगर आप अच्छी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ हो सकता है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो जो मैं करवाऊंगा हो सकता हो थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा डीप हो, तो वो क्लास को स्किप कर सकते हैं। जिसको बोर्ड के साथ साथ यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस इत्यादि की भी तैयारी करनी है, उसका फाउंडेशन तैयार करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। आप एक क्लास के बाद इसका आइडिया भी लगा लोगे। देखो, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप, राइज का मतलब पता है क्या है? राइज का मतलब होता है अप होना, उदय होना। साइंस में ये, ठीक है, राइज। यूरोप का मतलब भी समझ रहे हो? यूरोप, दिस इज ए कंटिनेंट। ठीक है, तो यूरोप भी एक एरिया है, एक जगह है।
वहां पे नेशनलिज्म का राइज हुआ है। ये है हमारा पहला चैप्टर। अब ये जो चैप्टर का नाम है, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो समझाने की जरूरत है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब सबसे आप ये समझ सकते हो कि भी जो ये वर्ड है ना, इसको समझना जरूरी है। व्हाट इज नेशनलिज्म? ये राष्ट्रवाद होता क्या है? ये जो यहां पे इसको करेंगे, नेशनलिज्म होता क्या है? कभी सुना है नेशनलिज्म का नाम? राष्ट्रवाद क्या होता है? जरूर सुना होगा भाई। बताऊं? ये फीलिंग है, ये एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एक एहसास है। राष्ट्रवाद एक आइडिया है। किसका? ऑफ कॉमननेस। टुगेदरनेस। बिलोंगिंग्स। ठीक है। विद शेयर्ड हिस्ट्री। इसमें क्या होगा मैं बताऊंगा क्या है। कॉमन बिलीफ्स, कल्चर, लैंग्वेज, एटसेट्रा। शेयर्ड हिस्ट्री, लिव टुगेदर इन लिविंग टुगेदर इन प्रेजेंट एंड एस्पिरेशन टू लिव टुगेदर इन फ्यूचर। ये है नेशनलिज्म। ये एक फीलिंग है विद शेयर्ड हिस्ट्री। शेयर्ड है भैया। ठीक है। मान के चलो, ध्यान से समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा के लिए ध्यान में बिठाना है। कहीं भी पूछा जाए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, फिर समस्या नहीं होती कभी भी। दिस इज ए फीलिंग। ये एक एहसास है, एक विचारधारा है, एक विचार है। ऑफ कॉमननेस, कॉमननेस का मतलब है टुगेदरनेस, कि भाई हम साथ हैं, हमारा कुछ कॉमन है, हम इस किसी चीज से बिलोंग करते हैं सभी। ये एक मान के चलो एरिया है, यहाँ पे ये लोग हैं ऐसे, इनके मन में आई
कि भाई हम सब साथ रहे हैं हमेशा, हमारा एक शेयर्ड हिस्ट्री रही है, हमारे कुछ साझे विश्वास रहे हैं, हमारा कुछ संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी भाषा लगभग एक जैसी है। तो उनमें जो एक होने की जो फीलिंग होती है ना, वो होती है नेशनलिज्म। आप समझो, मान के चलो आपने अपना स्कूल चेंज कर लिया, किसी नए स्कूल में गए, वहां पे फर्स्ट डे 20 बच्चे और बैठे हैं, तो क्या आपको एहसास होगा ये मेरी क्लास है शुरुआत में? नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई शेयर्ड हिस्ट्री है ही नहीं। आपको ये ही नहीं पता भाई ये किस विश्वास का है, ये कौन सी लैंग्वेज बोलता है, ये किस जाति धर्म का है, नहीं पता। आप एक महीना होगा, फिर वो सारे अपने लगने लग जाएंगे। क्लियर है ना? आपको ऐसा हो जाएगा ये मेरी क्लास है, आपके बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी। आपका टाइम पीरियड, जो टाइम टेबल है भाई, फर्स्ट पीरियड उस बच्चे का भी मैथ्स का है, तुम्हारा भी मैथ्स का, थर्ड का, जो तुम्हारी क्लास में सबका मैथ्स का है, तो सबकी कॉमन बात होगी। स्कूल में जाने का समय, यूनिफॉर्म, स्कूल से छुट्टी होने का समय, जो आपको होमवर्क दिया है वो कॉमन, जो आपके टीचर हैं वो सारे कॉमन। तो एक फीलिंग ऑफ कॉमननेस आएगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा ये मेरी क्लास है। समझे? तो ये नेशन है ना, ये भी एक ऐसी ही फीलिंग है, नेशनलिज्म, कि यार वी ऑल आर वन। एक टुगेदरनेस की फीलिंग है जिसमें उनके कुछ साझे विश्वास, संस्कृति और भाषा होती है। वे अभी प्रेजेंट में भी साथ रह रहे हैं, लिविंग टुगेदर। ऐसा नहीं है कि भाई ये चले गए, अब ये अभी भी साथ हैं। और इनके बीच में देयर इज ए फीलिंग ऑफ या एस्पिरेशन टू लिव टुगेदर इन फ्यूचर, और वे भविष्य में भी साथ में रहना चाहते हैं। अब तुम मान लिया 10th क्लास में हो, 2-3 महीने हो गए, तो एक थोड़ा सा शेयर्ड हिस्ट्री होगा, ऐसा लगा हाँ भाई ये नया स्कूल था, वो थोड़ा थोड़ा अब अपना लगने लगा, वो क्लास अपनी लगने लगी, प्रेजेंट में भी साथ रह रहे हो, और तुम्हें पता हम सबको मिलकर ही 10th क्लास को क्लियर करना है, 10th क्लास तक हमें सबको साथ में ही रहना है ना? ये बात सिंपल सी बात है ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर भाई, ठीक है। तो वो जो फीलिंग होती है, ये तो हम क्लास के नाम की बोली। जब हम किसी एरिया में रह रहे हैं, कहीं पे हैं बहुत सारे आदमी, अब आप अपने गांव से प्यार करते हो, देखो आप इंडिया से प्यार करते हो क्योंकि इंडिया आपको अपना लगता है। फिर इंडिया में भी पर्टिकुलर बात करी जाए तो हो सकता है आप अपने स्टेट का नाम लें, जैसे कोई हरियाणा से है, यूपी से है, बिहार से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तो उसको अपना स्टेट प्रिय लगेगा, क्योंकि वहां फीलिंग ऑफ कॉमननेस, फीलिंग ऑफ वननेस, इसको कॉमननेस, वननेस भी लिख सकते हैं भाई, एक होना, ठीक है, उसको वहां फीलिंग आएगी। अगर हम उस, अब मान लिया आप हरियाणा से हो, तो हरियाणा आपको अच्छा लगेगा। फिर मान लो आप फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी कि भाई अगर हरियाणा में भी कुछ चूज करना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज करोगे। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट में भी बात आती है तो आप अपने गांव को चूज करोगे, वहां पे ज्यादा फीलिंग है कॉमननेस की, वननेस की, टुगेदरनेस की, वहां ज्यादा हमारे शेयर्ड बिलीफ है गांव में। और गांव से भी आगे बात होगी तो आप अपने परिवार की बात करोगे। क्लियर है? तो जब हम सारे के सारे आदमी अलग अलग परिवार के, अलग अलग गांव के, अलग अलग स्टेट के, जब ये मानते हैं कि भी हमारा, हमारे अंदर कुछ कॉमन है, हमारे अंदर कुछ एक है, वो कॉमन बिलीफ है, कल्चर है, लैंग्वेज है, जिसके कारण हम सब जुड़े हैं, हम प्रेजेंट में भी साथ रह रहे हैं और फ्यूचर में भी हमें साथ रहने की हमारे अंदर इच्छा है, तो इस फीलिंग को बोलते हैं नेशनलिज्म। क्लियर है? ये पता चल रहा है अभी क्या है नेशनलिज्म? जिनके साथ देखो, इसके लिए शेयर्ड हिस्ट्री होना जरूरी है। अगर आप लंबे समय से साथ नहीं रह रहे तो फिर मतलब फिर उसके साथ टुगेदरनेस की फीलिंग कैसे आएगी? आप किसी फॉरेन चले जाओ, वहां पे अगर कोई इंडियन भी मिल गया ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारा आगा।
क्यों? उसके साथ हमारी शेयर्ड हिस्ट्री, वो भी भारत में रहा है। उसका भी प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था वो उसका ही प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, जो उसका देश फैसला कर रहा था वो मेरा भी देश फैसला कर रहा था, तो हम एक देश के थे। समझे? तो ये फीलिंग होती है नेशनलिज्म। ठीक है भाई, क्लियर है ये व्हाट इज नेशनलिज्म? तो हमें यूरो चैप्टर क्या है, इस फीलिंग का राइज इन यूरोप। यूरोप में सबसे पहले नेशनलिज्म का राइज होता है। उसके हम इस चैप्टर में विभिन्न जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं उनको भी पढ़ेंगे कि भाई यूरोप में ये ऐसा क्यों हुआ और भारत में हुआ या नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको भी स्टडी करेंगे कि भाई इंडिया में नेशनलिज्म का कैसे राइज होता है। क्या जो ये यूरोप में राइज हुआ है उसका इंडिया पे कोई इफेक्ट है या नहीं। क्लियर है? ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री में पढ़नी है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चले भाई नेक्स्ट। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो सिंपल सा सॉल्यूशन मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा बैक करके फिर से चीजों को देख सुन लो। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई एक जो कमजोर से कमजोर, मैं सबसे कमजोर को पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। सबसे कमजोर बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई करे, ये है उद्देश्य। इंटेलिजेंट तो कहीं से कर लेंगे, बट मैं उनके साथ हूँ जिनके साथ और नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट पे भाई, व्हाट इज ए नेशन? नेशन क्या होता है? बताओ। अब ये नेशनलिज्म से ही बना है नेशन, समझे? नेशन क्या है? स्ट्रोंग नेशनल आइडेंटिटी। दिस इज ए कल्चरल टर्म। जहां जहां देखो, मान लिया राष्ट्रवाद की फीलिंग है ऐसे, इतने लोगों में इस एरिया में है, इन लोगों में है, तो ये लोग क्या चाहेंगे कि हमें नेशन बना दो। जहां जहां नेशनलिज्म की फीलिंग है जिन लोगों में भी, दे कंबाइंड, दे टुगेदर फॉर्म ए नेशन। नेशन क्या होगा? जहां पे वही बात, एक जैसी भाषा होगी, स्ट्रोंग नेशनल आइडेंटिटी, डिवोशन टुवर्ड्स देयर, डिवोशन टुवर्ड्स देयर कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, बिलीफ्स, रिलीजन, कोई भी ऐसी चीज। इंडिया इज ए नेशन। इज इंडिया ए नेशन? क्या इंडिया, देखो अगर हम भारत की बात करें ऐसे, क्या एक नेशन है? क्या यहाँ सबका कल्चर एक जैसा है? नहीं, यहाँ पे कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो फिर भारत एक देश नेशन कैसे है? इसको भी हम समझेंगे, ध्यान देना भाई इस बात को। नेशन एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये एक कल्चरल बेस पे जब लोगों के अंदर जो फीलिंग आती है नेशनलिज्म की, तो वो जिस जहां तक भी वो फीलिंग है उस कम्युनिटी को बोलते हैं नेशन। जरूरी नहीं भाई इनका कोई ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स हो, जरूरी नहीं यहाँ पे कोई गवर्नमेंट हो, नहीं। देखो कुछ ऐसे नेशन भी हैं जो देश नहीं है, जहाँ सरकार नहीं है, फिलिस्तीन, वो अपनी स्ट्रोंग
आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी को लेकर फेमस है। अब एक हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें अपने ही देश में, इनकी भी एक कल्चरल आइडेंटिटी है। इन ये भी अपने आप में इनके अंदर अलग फीलिंग है नेशन की। जो अपना जम्मू कश्मीर है, वहां पे नेशन की अलग फीलिंग है, वो अपने आप को एक नेशन मानते हैं। एक बार पंजाब के एरिया से खालिस्तान का जो वहां पे एक आंदोलन चला था, खालिस्तान एक देश बनाने के लिए, उनकी भी अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी है, वो भी अपने आप को एक नेशन मानते हैं। नेशन होना और नेशन स्टेट होना, अभी इससे अगला जो टॉपिक है, we will discuss about what is the difference between a nation and nation state. India is not a nation, it is a nation state. नेशन वहां होगा जहां पे एक जैसा शेयर्ड हिस्ट्री रही होगी, जो नेशनलिज्म की फीलिंग से बना होगा। शेयर्ड हिस्ट्री हो, शेयर्ड कल्चर हो, एक जैसी लैंग्वेज हो, एक जैसा रिलीजन हो। क्या भारत में इनमें से क्या है? क्या एक जैसी लैंग्वेज है भारत में? क्या एक जैसे कल्चर है? क्या एक जैसे तीज त्योहार हैं? नहीं है। फिर भी ये एक है, उसके रीजन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर भी ये कैसे इसने एक नेशन की तरह काम करा, जहां पर भी ये फीलिंग्स ज्यादा होंगी ना, वो उतना ही यूनाइट होगा। अब आप देखोगे कि पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि भी सबसे ज्यादा जो यूनिटी है वो इस्लाम में है, क्योंकि उनमें जो फीलिंग ऑफ कॉमननेस, टुगेदरनेस है, दैट इज ड्यू टू देयर रिलीजन। अब जो बाकी जो रिलीजन है, मान लिया हिंदुइज्म है, वहां पे कॉमन बिलीफ है इस्लाम में। हिंदुइज्म में उस हिंदुत्व के भी हजारों लाखों अलग अलग विश्वास हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो नेशन पता चला, ये उन लोगों का एक ग्रुप है जिनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है। ठीक है, फीलिंग को नेशनलिज्म बोलेंगे, उस टोटल ग्रुप को एक नेशन बोलेंगे। तो नेशनलिज्म से क्या निकला है? नेशन। क्लियर भाई? व्हाट इज ए नेशन? सिंपल सी बात थी ये, इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और मैं अभी बताऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। इज इंडिया ए नेशन? इसका जवाब भी नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिल जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक? व्हाट इज ए नेशन? देखिए, इस चैप्टर में हो सकता है इन वर्ड्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो, बस चैप्टर तभी समझ आएगा जब इन वर्ड्स का पता हो। आप हिस्ट्री की बुक ले लो अपनी, 10th की होगी की सबके पास, और एक बार उसको पढ़ के देखो, लाइन भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जरूरी है। ये तो ऐसा ही होगा कि हमने 11th 12th का मैथ्स उठाया या 9th 10th का मैथ्स उठाया, और प्लस माइनस हमें आते नहीं है, जमा घटा का पता नहीं है, तो 9th 10th का मैथ मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो ये वो प्लस माइनस है जिसको सीखना जरूरी है हमारे लिए, जिससे हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से हैंडल करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, सिंपली हो जाएगा फिर काम। क्लियर भाई? तो नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं अब, यहां तक कोई समस्या ना हो, है ना? चले भाई, यहां पे आओ। नेशन वर्सेस नेशन स्टेट। देखो, बेसिकली, और बहुत बार आपने भी माना होगा, आपके पड़ोसी भी मानते हैं, आपके टीचर भी मानते हैं, दीज टू आर आइडेंटिकल टर्म्स। और एक कॉमन भाषा में इन दोनों को हम एक मानते हैं, इंडिया इज ए नेशन, इंडिया इज ए नेशन स्टेट। ये पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो वहां पे एक नेशन को नेशन स्टेट के नाम से जाना जाएगा। वहां पे एक नेशन को केवल स्टेट के नाम से भी जाना जा सकता है।
नेशन स्टेट के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर हम भारत के अंदर की बात करें, भारत को हम एक नेशन के नाम से जानते हैं, और भारत के अंदर स्टेट का मतलब है हमारे हरियाणा, यूपी, पंजाब, है ना। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करोगे या अंतरराष्ट्रीय जो अगर आप कॉन्टेक्स्ट की बात करोगे, तो किसी देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए नेशन स्टेट या फिर स्टेट, इन टर्मों का यूज होगा। क्लियर है? देखो अभी मैं यहां पे नेशन स्टेट के बारे में लिख देता हूं। यहां पे नेशन के बारे में लिखता हूं, और ये है अपना स्टेट, स्टेट लाइक हरियाणा। भाई बार बार हरियाणा लिखूंगा, अपना स्टेट तो है, बट इसमें ये मत मानना आप जिस स्टेट के हो ना, आप उस स्टेट को लिखोगे, ये ऐसा नहीं भाई जानबूझकर, ये फीलिंग है अपने स्टेट के प्रति। जब स्टेट में मैं यहाँ पे महाराष्ट्र भी लिख सकता हूँ, यूपी, बिहार, पंजाब एंड सो ऑन, बट हरियाणा लिखने में थोड़ा सा जो सुकून वाली बात है। ठीक है, ये है नेशन, ये वाला नेशन, ये है नेशन स्टेट, और ये है स्टेट जैसे हरियाणा। क्लियर भाई? इन तीनों को बात करेंगे हम। फर्स्ट, डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होगा। डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया तो हर जगह है। यहां पे, यहां पे भी डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, यहां पे नोट डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। अब कहोगे ये क्या बोल दिया भाई मास्टर जी, ये क्या लिख दिया? डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा होता है? आपको पता है कि भाई ये कदम हमारा इंडिया में है, फिर बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करा तो ये दूसरे देश में होगा। तो कैसे पता चला? अब ये हम हरियाणा में खड़े हैं, इधर आगे चले जाओगे, मतलब बॉर्डर पे खड़े हो किसी स्टेट के साथ, तो वहां पे दूसरा स्टेट, यूपी शुरू हो जाएगा, पंजाब शुरू हो जाएगा, राजस्थान शुरू हो जाएगा। समझे? तो कैसे है ये? क्योंकि हरियाणा का भी एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया है। नेशन स्टेट का यहां पे लिखो, नेशन स्टेट इंडिया, इसको लगा लो फिलिस्तीन। नाम नहीं सुना होगा, पर एक एरिया है जो अपनी कल्चर के, अपने रिलीजन के आधार पे खुद को अपना एक नेशन मानते हैं। क्लियर है? अभी सुनो ध्यान से। हम्म, ये नॉट डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, यहां पे भी पॉपुलेशन होगी भाई, पॉपुलेशन तो यहां भी होगी, लोगों के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं। यहां पे भी पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या हर जगह पे होगी। भाई पता चल गया डिफाइंड और नॉट डिफाइंड में। कई बार क्या होता है, मान लिया ये है ए देश, ये है बी देश, और इनका ये एरिया है, जिन लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग है, ये इनकी अलग कॉमन लैंग्वेज दोनों देशों में है ये, और हो सकता है यहाँ पे ये सी देश हो और सी देश का भी कुछ एरिया इसमें आता हो। ये देश नहीं है खुद, नेशन है, नेशन स्टेट नहीं है, बट अलग अलग नेशन स्टेट में भाई ये जो ये बॉर्डर आएगा, ये लोगों की सेम हिस्ट्री हो सकती है, सेम लैंग्वेज हो सकती है, बीच से बॉर्डर निकल गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इनका कोई वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होगा, जैसे नेशन स्टेट का होता है, या फिर किसी स्टेट का, हरियाणा जैसे स्टेट का होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मतलब हमने हरियाणा लिया है, यूपी, बिहार ऐसे लिया है। नेशन स्टेट का मतलब जैसे इंडिया।
इनका कोई डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होगा, पॉपुलेशन हर जगह पे होगी। थर्ड, गवर्नमेंट, यहां भी गवर्नमेंट होगी। थर्ड है, गवर्नमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है, ये किसी दूसरे नेशन स्टेट के कंट्रोल में हो, तो दूसरों की सरकार हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है इनकी जैसे देखो, मान लिया कई बार क्या करते हैं, जैसे ये देश है पूरा, कोई नेशन स्टेट है ये, और इसका कुछ एरिया ऐसा है जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज को लेकर उनके अंदर एक टुगेदरनेस की फीलिंग है। तो जब हम सरकार रूल बनाते हैं तो इनको थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती है, भाई अपने हिसाब से सरकार चला लो। जैसे 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 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना है? अंडमान निकोबार आइलैंड, वहां पे एक सेंटेलिन जनजाति है। भारत सरकार ने कोशिश करी कि भी उसको अपने देश में मिला लें, अपने देश के आम लोगों से मिला दे, पर उन्होंने हमारे डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करा और वो अपने अलग से जी रहे हैं। उनके अंदर स्ट्रोंग फीलिंग है टुगेदरनेस की, दे आर कनेक्टेड स्ट्रोंगली टू देयर कल्चर, टू देयर लाइफस्टाइल, वो चाहते ही नहीं हम दूसरी चीज का हिस्सा बने। तो सरकार ने क्या करा कि भाई वहां पे है ना, गवर्नमेंट तो इंडिया की रहेगी, बट वो अपने हिसाब से रूल कर रहे हैं, वहां पे जो अपने नॉर्म्स हैं, जो उनका अपना तरीका है जीने का, उस हिसाब से जी रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार किसी नेशन स्टेट की होगी, इनको भी कुछ छूट मिल सकती है, बट जैसे यहाँ सरकार है, जैसे यहाँ सरकार है, ऐसे यहाँ सरकार नहीं होती। क्लियर भाई? अब देखो, ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ भी है, यहाँ भी है, पॉपुलेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, गवर्नमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी, तो डिफरेंस कहाँ है? ये तीन चीजें तो स्टेट हरियाणा में भी है और नेशन स्टेट इंडिया में भी है, तो फिर हरियाणा और भारत में क्या डिफरेंस रहा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो किसी को नेशन बना देता है, किसी को नेशन स्टेट बना देता है और किसी को स्टेट बना देता है। दैट इज कॉल्ड सोवरेनिटी। इसको बोला जाता है डिसीजन मेकिंग पावर। सोवरेनिटी यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। सोवरेनिटी का मतलब समझे, हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रभुता। सोवरेनिटी का मतलब होता है अपने उस वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर सारे के सारे डिसीजन लेने का अधिकार, और दूसरे जो नेशन स्टेट है उनके साथ रिलेशन बनाने का अधिकार। किसी के साथ हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, किसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, किसी के साथ जैसे हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जैसा रिलेशन बनाना है बना सकते हैं। अब कभी सुना है हरियाणा पाकिस्तान का युद्ध, या यूपी पाकिस्तान का युद्ध, या अरुणाचल प्रदेश और चाइना का युद्ध? ऐसा नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? हाँ, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध सुना होगा, इंडिया चाइना वार भी सुना होगा। तो ये सोवरेन नहीं है हरियाणा, ये दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन रखना है, ये ये डिफाइन करेगा नेशन स्टेट। और दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए नेशन स्टेट एंड ए स्टेट। भाई तीन चीज एक जैसी थी तो ये नेशन स्टेट क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज नॉट ए सोवरेन आइडेंटिटी। ये सोवरेन यूनिट नहीं है, ये सोवरेन यूनिट है। इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है अपनी। क्लियर है? भारत रूस के रिलेशन, भारत अमेरिका के रिलेशन ऐसे चलते हैं,
और इनके पास तो सोवरेनिटी होती नहीं। नॉर्मली गवर्नमेंट भी किसी दूसरे नेशन स्टेट की होगी और ये दूसरों के साथ रिलेशन तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, ध्यान है भाई नेशन और नेशन स्टेट में। ये देश नहीं होते, ये ऐसे नेशन स्टेट नहीं होते जहां पे सोवरेन। हाँ, इनका उद्देश्य हमेशा नेशन स्टेट बनाना होता है। ये चाहते हैं कि इनकी भी सेल्फ गवर्नमेंट बने आगे चल के, इनका उद्देश्य है ये। इनका उद्देश्य है ये सोवरेन यूनिट बने। ठीक है, जिस एरिया में नेशनलिज्म की फीलिंग है वो अपने आप में नेशन है, और नेशन, हर नेशन ये चाहेगा कि वो नेशन स्टेट बन जाए, उनका रूल हो, उनकी सरकार हो, उनके हिसाब से कानून बने, उनके हिसाब से वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बने, उनके हिसाब से वो देश चले। ये हमेशा ट्राई टू फॉर्म नेशन स्टेट। क्लियर भाई? बताओ, क्या ये भी नेशन स्टेट बनना चाहते हैं? कई बार हाँ, हरियाणा है क्या चाहता नेशन स्टेट, देश में से देश बनना? नहीं, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी भारत के साथ मिल गई। पर बहुत सारे अपने देश के स्टेट भी, जम्मू कश्मीर, पंजाब का पार्ट खालिस्तान, ये स्टेट थे, बट ये भी नेशन स्टेट बनने की कई बार इच्छा रखते हैं। क्योंकि जहां जहां देखो, हमेशा लोग चाहेंगे कि वो अपने जैसों में रहे। और जिस देश में देखो, भारत के लिए इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग वे ऑफ टॉकिंग, अलग अलग फिलोसफी ऑफ लिविंग, डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री, डिफरेंट कल्चर, ये होता है। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी यूनिटी में कमी होगी। बट भारत की ये ताकत रही है, इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी ये यूनाइट है। कैसे हो सकता है? भारत जैसे डाइवर्सिटी से भरे देश संसार में शायद ही कोई इतना बड़ा देश हो भारत के आकार का, जो इतना ही डाइवर्स है और एक देश बन रहा है, अभी भी एक देश है। क्योंकि अलग अलग जो आइडियोलॉजी के आदमी होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, उस देश से अलग हो जाते हैं, फिर अपना देश बना लेंगे। जैसे भारत का एक हिस्सा है पाकिस्तान, आपको पता है भी भारत का हिस्सा था, सबको पता होना चाहिए। बट उसका उसका जो उसमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, वो अपने आप को अलग मानने लगे कि भाई हम इन जैसे नहीं है, और उन्होंने क्या करा, अपना एक अलग नेशन स्टेट बना दिया। तो जो देशों में से भी देश टूट जाते हैं नेशनलिज्म के कारण, ये नेशन स्टेट बनने के लिए। क्लियर है? भारत की ताकत है नॉर्मली, और इसी कारण तो भारत में, भारत डेवलपमेंट में डाइवर्सिटी का थोड़ा सा नुकसान ये होता है। हाँ, सब अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे। अब मान लिया भारत में कल्चर है ABCDEF, तो ये अपने आप को अच्छा मानेगा, ये अपने आप को, ये बेस्ट, ये बेस्ट, ये अपने आप को बेस्ट, तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी। सुपीरियरिटी के लिए एक कंपटीशन होगा, भाई हम सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में होता नहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में कि भाई हम अच्छे, हम अच्छे, हम ताकतवर, हमारा देश, हमारा देश, ऐसा होता है ना। तो ये डाइवर्सिटी का एक रिजल्ट है, एक आउटकम है ऐसी चीजें होना। और कोई भी देश जो जितने लंबे समय तक यूनाइट रहेगा, वो उतना ही शानदार देश है, उतना ही वो ताकतवर होगा। और डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं यूनिटी को कमजोर करती है। बट भारत में सिचुएशन अलग थी, उसको हम बात करेंगे उस चैप्टर में। इंडिया जो नेशनलिज्म वाला पढ़ेंगे ना इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, उसमें इस चीज का हम जिक्र कर लेंगे, थोड़ा सा बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में भी। अब है ये इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म। इससे होता क्या है?
फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शंस। मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट्स, मेकिंग ऑफ एम्पायर्स एटसेट्रा। इधर डिस्ट्रक्शन में डिस्ट्रक्शंस लो, ब्रेकिंग ऑफ नेशन स्टेट्स, ब्रेकिंग ऑफ एम्पायर्स। ये है। अब आप बोलोगे जी ये क्या लिख दिया, ये तो उल्टी बात लिख दी। ये जो फीलिंग है, देखो हम किसी के साथ लड़ते हैं, लड़ाई करी आपने, तो आपके अंदर उसको लेके पहले एक विचार आया, एक फीलिंग आई, मेरे को इसके साथ लड़ना है, तो उस विचार ने आपको फोर्स करा, तो विचार एक फोर्स है। तो ऐसे ही नेशनलिज्म एक ऐसा फोर्स है जो बनाता भी है और जो डिस्ट्रॉय भी करता है। ये कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी है, ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी है। कैसे कैसे कैसे? मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट, अभी समझ लिया, कोई भी नेशन है वो चाहेगा कि वो नेशन स्टेट बन जाए। उसको देखो, नेशन का मतलब जिसमें नेशनलिज्म की फीलिंग है, जिनका एक शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड बिलीफ है, शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड भाई लैंग्वेज है, तो चाहते हैं कि भी नेशन स्टेट बना दें हम। तो उसी फीलिंग से जितने भी देश दुनिया में बने हैं, हम बात करेंगे, वो सारे इस नेशनलिज्म की फीलिंग के कारण है। मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट। भारत नेशन स्टेट कब बना है? 15 अगस्त 1947 को। हम जो कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजों को बाहर भगाने की, वो कोशिश अंग्रेजों को बाहर भगाने के साथ साथ अपना देश नेशन स्टेट बनाने की भी है। और जो हमारे अंदर भी नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, उसका रिजल्ट है हम स्वतंत्र हुए और हम एक राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट का मतलब राष्ट्र राज्य बने। नेशन स्टेट की ही लड़ाई थी, तो मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट। अब मेकिंग ऑफ एम्पायर कैसे? ब्रिटेन एक छोटा सा देश, छोटा सा, सबको पता है, और उसका शासन संसार के बहुत बड़े हिस्से पे। कैसे भाई? वो एक नेशन था शुरुआत में, ब्रिटेन, फिर वहां से वो नेशन स्टेट बन गया। नेशन स्टेट बनने के बाद कि भाई हम हैं एक नेशन स्टेट, अभी बताया था, फिर एक फीलिंग होगी कि भाई हम दूसरों से बेहतर हैं, क्योंकि उधर भी कोई दूसरा नेशन है, उधर कोई तीसरा नेशन है, उधर कोई चौथा नेशन है, हम भी एक नेशन है। हम पहले तो नेशन स्टेट बने, फिर हमें लगा कि भी हर जगह पे हमारा रूल होना चाहिए। तो ब्रिटेन ने पहले उस जगह पे कब्जा करा, फिर वहां कंट्रोल करा, फिर वहां कंट्रोल करा, और एक छोटा सा नेशन स्टेट एक एम्पायर बन गया। समझ में आई है भाई ये एग्जांपल? चलो दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। इंडिया, अखंड भारत नाम सुना है? आज भी हम भारत के नाम पर, नेशन के नाम पर, पाकिस्तान भी हमारा एरिया, बांग्लादेश भी हमारा एरिया, भाई नेपाल, भूटान, उधर पाकिस्तान से भी ऊपर अफगानिस्तान, ये सारा अखंड भारत का हिस्सा है। क्लियर है? तो ये जो अखंड भारत की सोच है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्पायर का, मेकिंग ऑफ एम्पायर की तो सोच है। कल को हम इतने ताकतवर हो जाएं, इस सारे एरिया पे अपना कंट्रोल कर लें। हिटलर क्या बोलता था कि भाई जर्मनी वासियों, तुम सबसे प्योर ब्लड हो, तुम आर्य हो,
और जर्मनी का शासन पूरे संसार पे होना चाहिए। तो उस नेशनलिज्म की फीलिंग को लेकर वो एक अंपायर क्रिएट करना चाहता है। ऐसा ही नेपोलियन ने करा नेशनलिज्म का नाम लेकर। जितने भी हमारे सम्राट अशोक हुए, अकबर हुए, उन्होंने उस अपने मुगल शासन का नाम लेके दूसरी दूसरी जगहों पे कब्जा करा। तो नेशनलिज्म नेशन स्टेट भी बनाता है और अंपायर्स भी बनाता है। ये पता चल गया भाई। अब फिर लिख दिया जी, चलो ये बात तो क्लियर है और हम आपके साथ भी हैं इस बात में। फिर ये इधर तो इसका मतलब गलत लिखा है आपने, इसको इरेज कर दो। गलत नहीं लिखा। एक चीज बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। इसका दूसरा काम ब्रेकिंग ऑफ नेशन स्टेट भी है। जैसे जैसे अपना भारत, अभी भारत को हम विश्व गुरु बनाने की सोच रहे थे, उसको एक अखंड भारत बनाने की बात कर रहे थे। अभी इसी भारत जो एक नेशन स्टेट था वो टूट भी तो गया नेशनलिज्म के नाम से। पाकिस्तान बना भाई यहाँ से, पूर्व में भी पश्चिम में भी। बांग्लादेश जो है वो भी भारत का हिस्सा था, वो भी पाकिस्तान बना। पाकिस्तान तो बना ही, क्यों 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 क्यों? ये है भारत। है ऐसे एक रफ, जो ये एरिया है ना, ये सारा भारत का हिस्सा था। ये जो पाकिस्तान वाला है, ये पंजाब है मान लो, ये पाकिस्तान है, ये सारा भारत है। अब इनकी एक अलग आइडेंटिटी है, खुद को अलग मानते हैं। इन्होंने ये अपने आप में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाई और भारत से ये टूट गए। एक नेशन स्टेट था जो इंडिया, उसमें से एक और नेशन स्टेट निकल गया नेशनलिज्म के नाम पे ही। जब जो ठीक है, एक नेशन स्टेट को तोड़ भी देता है ये। ऐसे ही जब ये यहां बांग्लादेश है ना, ये भी पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है। फिर आगे 1971 में क्या हुआ, ये बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट गया, ये भी एक नेशन स्टेट से नेशन स्टेट टूट गया। होता है सिर्फ नेशनलिज्म के नाम पे। हम भारतीय हैं तो हम भारत को राष्ट्र मानते हैं। कुछ एरिया है जिसका अपना एक जो कोई भाई कल्चर है, वो अपने आप को अलग राष्ट्र मानता है। ऐसे ही यहाँ के जो मुस्लिम थे उस टाइम पे, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, उन्होंने माना भाई हम इंडियन नेशन स्टेट का हिस्सा नहीं है, हम अलग नेशन स्टेट है, तो उन्होंने बना दिया। बन नहीं गया भाई, ब्रेकिंग ऑफ नेशन स्टेट। अब ब्रेकिंग ऑफ एम्पायर्स, ब्रिटेन ने ABCDEFGHI इतने एरिया पे कंट्रोल कर लिया। मान लिया उसमें आई जो एरिया वो इंडिया का है, नेशन स्टेट तो वो उसने एम्पायर तो बना लिया ब्रिटेन ने। बट उस आई एरिया में भी नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई और उन्होंने क्या करा, भाई हमारा जो उद्देश्य है ब्रिटेन से आज़ादी है, पहले इंडिया ब्रिटेन से आज़ाद होता, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, धीरे धीरे सारे आज़ाद हो गए। तो ब्रेकिंग ऑफ एम्पायर नहीं है। ठीक है, नेशनलिज्म से एम्पायर बनते भी हैं, नेशनलिज्म से एम्पायर टूटते भी हैं। अब बनेगा या टूटेगा ये किस चीज पे डिपेंड है? ये इस चीज पे डिपेंड है कि नेशनलिज्म की फीलिंग ज्यादा बनाने वाली है या तोड़ने वाली है। क्लियर बात है। हम अखंड भारत को बनाने वाले ज्यादा ताकतवर हैं, या जो ये भारत है अपना, इसको तोड़ने वाली ताकतें ज्यादा मजबूत है। जहां भी नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे ज्यादा होगी, जहां पे एग्रेसिव होगी, जहां पे ज्यादा स्ट्रोंग होगी, तो ये अखंड भारत बन भी सकता है। और जहाँ पे कम होगी, अगर हम उस हिसाब से काम नहीं करते, तो ये टूट भी सकता है। ठीक है, तो इस चीज पे डिपेंड करता है। क्लियर भाई, सिंपल सी बात। इस नेशनलिज्म के कारण ही मान लिया ये फोर्स ऑफ दूसरा वार एंड पीस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, भाई बॉर्डर्स, जो ये बाउंड्री है देशों की, ये भी इसी के कारण है। क्यों है? मैं अपने नेशन स्टेट को ज्यादा अच्छा मानता हूं, दूसरा अपने को मानता है, तो दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं। जब इससे एक
कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इंटरेस्ट को लेकर। इसीलिए इस नेशनलिज्म के नाम पे ही युद्ध लड़े जाते हैं। आप ध्यान से देखना, भारत के अंदर आज आप न्यूज पढ़ो, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई उसके अगेंस्ट है, कोई बीजेपी को गाली दे रहा है, कोई उसकी पूजा कर रहा है। बट एक बार हम दूसरे देश के साथ युद्ध करने लग जाएं तो फिर हम सारे एक हो जाएंगे। देखा कभी? फिर सारे हम देश के साथ हैं। क्लियर है? तो जब अपने इंटरेस्ट की बात होती है, जब हम पूरे देश के साथ होंगे तो दूसरे अपने देश के साथ होंगे, तो युद्ध होने की भी संभावना होगी, एक इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होने की भी पॉसिबिलिटी होगी। समझे? इसी से ये बॉर्डर बने भाई। देखो ये बॉर्डर खींच दिया, इससे उधर तेरा देश है, इससे उधर मेरा देश है। अगर एक कदम भी इधर आया तो भाई, तो समझ रहे हो बॉर्डर को क्रॉस करने का मतलब? सॉरी, क्लियर है? ये बात ध्यान रखनी है। अब थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से आज की जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी भाई, हिस्ट्री क्या है, हम 10th की हिस्ट्री जो शुरुआत करी है वो क्या है, ये जो टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में क्यों पढ़ रहे हैं, भारत में क्यों नहीं पढ़ा भाई पहले? क्योंकि भारत से पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में हुआ था, और ना केवल भारत से पहले, इस संसार में सबसे पहले जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है वो यूरोप में हुआ था। तो भाई जो चीज पहले जहां होगी वहीं तो पढ़ेंगे। हाँ, यूरोप की भारत में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके इम्पैक्ट भारत पे भी हैं, यहीं से शुरुआत होके ये पूरे संसार में फैला, और इसी के नाम पे विश्व युद्ध भी होते हैं, इसी के नाम पे नेशन, नए नए नेशन स्टेट बनते हैं, इसी के नाम पे नए नए एम्पायर बनते हैं, इसी के नाम पे बने बनाए एम्पायर टूटते हैं। ठीक है? ये जो सारा रिजल्ट है, दिस इज द आउटकम ऑफ द नेशनलिज्म, दिस इज द इम्पैक्ट इफेक्ट ऑफ नेशनलिज्म। क्लियर है? मॉडर्न वर्ल्ड इज आउटकम ऑफ नेशनलिज्म। अब इसको कमजोर करने वाली भी ताकत बताऊंगा, ग्लोबलाइजेशन, उसको उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? आज इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो जरूर कमेंट में लिखना है कि सर अच्छी क्लास थी। कोई डाउट हुआ, जैसे कमेंट सेक्शन तो हम बाद में पढ़ते हैं, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे कोई डाउट है आज की क्लास में, तो उसको कमेंट में लिख देना कि सर ये डाउट है। उस डाउट को हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो कल तक के लिए या नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।